देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में इतनी आसानी से योगी मोदी का विवाद सुलझ गया है? क्या उत्तर प्रदेश में अब कोई राजनीतिक संकट नहीं रह गया है? और क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत खुश हैं कि हां, अब सब अच्छा होगा? क्या है सच? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने तो हार की जिम्मेदारी भी ले ली। प्रदेश अध्यक्ष ने 6 सूत्री अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी कि साहब क्या हुआ, क्यों हारे और तमाम बात। लेकिन यह बात न भाजपाइयों को पच रही है, न किसी और राजनीतिक विशेषज्ञ को, क्योंकि वहां जिस तरीके से यह चल रहा है वह अपने आप में डरावना है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आज कई खेमे में भाजपा बट गई है। एक खेमा आदित्यनाथ का है तो एक खेमा अमित शाह का है, एक खेमा वो असंतुष्टों का है जो संघ से जुड़ा हुआ है, और एक खेमा है जो दूसरे दलों से आया है और अपने आप को पा रहा है कि यहां आकर तमाम पद पाकर भी हम बेकार हैं, वहां पर वैसे ही अच्छे थे। तो इस तरह की तमाम स्थितियां हैं। इसके बाद में तमाम नेता यह सोच रहे हैं कि भले ही हम सत्ता में रह लें और कुछ कर लें, थोड़े से सुख हमें मिल जाए, लेकिन भविष्य की हमारी राजनीति खत्म हो रही है। तो क्या है सच? जो 6 सूत्रीय रिपोर्ट सौंपी हार के कारणों की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उसमें जो माना गया कि यूपी की रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने तमाम झूठे और नैरेटिव पैदा किए, उनके कारण से हम हारे। तो पहला जो ये कारण वो बताते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के पास तो नैरेटिव बनाने, फैलाने और करने के लिए साधन नहीं थे। आपके पास तो रोजाना संघ की शाखाएं लग रही थी, डबल लग रही थी, और यही नहीं, सरकारी मशीनरी, विज्ञापन, सारी चीजें थी। फिर आप उसका तोड़ क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि सच्चाई यह है कि आपके ही नेता तमाम विरोधाभासी बातें कर रहे थे, और वही बातें कर रहे थे जो विपक्ष कह रहा था। विपक्ष ने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा, जब आपके लोगों ने शुरू किया तब उन्होंने कहा, और आज उसका असर भी दिख रहा है। तो जब यह बात होती है तो आता है कि आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं भूपेंद्र चौधरी? सच क्यों नहीं बताना चाहते? क्या वो इतना डरते हैं कि सच बता देंगे तो पार्टी उनको साइडलाइन कर देगी? जी हां, कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। इसके बाद में एक लाइन में वो कहते हैं कि प्रशासन मनमानी कर रहा था। तो प्रशासन किसी और के अंडर में है क्या? प्रशासन मोदी और योगी के डबल इंजन की सरकार में है, और नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं वो सब है। तो योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारे भरोसेमंद अफसर अपने तैनात कर रखे, सारे की पोस्ट पर तैनात कर रखे। यह भी आरोप लगता है कि प्रशासन में ठाकुरवाद चल रहा है, और जब यह चल रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो है। क्योंकि पुलिस लाठियां चलाती है, तमाम सारी चीजें करती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन के अफसर अपने विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं होता है। तो जब यह स्थिति होती है तो स्वाभाविक सी बात है यह आरोप लगेगा ही। फिर एक आरोप जो लगा, जो कारण बताया गया, वो पेपर लीक का बताया गया, रोजगार के मुद्दे बताया गया, और इन पर बात की गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एजेंसियों पर क्या कार्रवाई हुई, और जिन कंपनियों को परीक्षाएं कराने का ठेका दिया गया था वो असल में कहां से आई थी?
तब हम देखते हैं तो एजुसेट समेत तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो ये परीक्षाएं करा रही थी, वो गुजराती कंपनियां थी। गुजराती कंपनियों को ठेके दिए गए थे, और जब गुजराती कंपनियों को दिए गए हों, सारा काम वहां से हो रहा हो, तो फिर कोई क्या करेगा। और आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? आदित्यनाथ क्या उन पे निगरानी कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। वो अपने नैरेटिव बनाने में मस्त थे, और जब इस तरह की स्थिति थी तो निश्चित रूप से यह कमी तो आएगी ही, और जब यह आती है तो उसको लेके आता है। फिर एक कारण बताया गया कि आपसी मतभेद बहुत, यही एकमात्र सत्य था कि आपसी मतभेद है। मतभेद क्यों है यह समझने की जरूरत। पार्टी में तमाम सारे नेता हैं। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार अपनी ही सरकार के खिलाफ उसके विधायक सदन में धरने पर बैठ गए थे। यह आदित्यनाथ की ही सरकार के समय में हुआ, क्योंकि इस तरह से वो सरकार चलाते हैं, तानाशाही पूर्ण ढंग से चलाते हैं कि न विधायकों की सुननी है न नेताओं की सुननी। और इसका नतीजा ये होता है कि जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो उनको न जाने क्या क्या फेस करना पड़ता है। इस कारण से वो तमाम सारी बातें कहते हैं, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं। उधर दोनों डिप्टी सीएम, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक, उनकी वफादारी केंद्रीय नेतृत्व के साथ और अमित शाह के साथ उनकी करीबियां किसी से छिपी नहीं। ब्रजेश पाठक को भाजपा में लेकर ही अमित शाह है। इसके बाद केशव मौर्य को अमित शाह ने ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। हारने के बाद भी, सबके बाद भी उन्हें बनाया गया डिप्टी सीएम, तो स्वाभाविक सी बात है उनका महत्व होगा। आदित्यनाथ ने कभी भी जनता को उतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि वो जनता के नेता कभी नहीं रहे। वो धर्म के नाम पर और उसके नैरेटिव पर जीतते रहे। बहुत बार वो सांसद बने, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम, भगवाई नाम पे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो सीट ये लेके आए, उनके समय में एक बार यह सीट हारी गई है, जबकि उनके गुरुजी भी वहीं से सांसद होते थे। तो इससे समझा जा सकता है कि जो मठ मंदिर का पूरा इतिहास है उसके मुताबिक वो चलते रहे हैं, वही करते रहे हैं। इसलिए समस्या यह है कि वो जनता की समस्या नहीं समझते। इसके बाद जब आता है कि जैसे टिकटों का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में जो इक्वेशन बनानी थी, सबको साथ लेके चलना था, सबका साथ सबका विकास जैसा और सबका विश्वास जैसा कोई मॉडल नहीं दिखाई दिया। वहां पर सिर्फ एक मनमानी दिखाई दी कि हमने कह दिया यह प्रत्याशी है, और वो प्रत्याशी कितना क्या है, उसके बारे में कितना काम किया गया है, इस पर बात नहीं आती है। तो यह भी एक समस्या बनी। एक समस्या बनी कि अग्निवीर योजना और पुरानी पेंशन ने निश्चित रूप से कर्मचारियों के भविष्य को असुरक्षित किया है, और जब उनका भविष्य असुरक्षित हो रहा हो, स्वाभाविक सी बात है वो चर्चा करेंगे। आज ही एक अग्निवीर और शहीद हो गया अखनूर में, जम्मू कश्मीर। कौन उसे शहादत के लिए तौर पे देख रहा है? हम जब गिन रहे हैं कि कितने सैनिक शहीद हुए, तो हम अग्निवीरों की गिनती उसमें नहीं रखते। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं रखती। सरकार के आंकड़े में वो शहीदों में है ही नहीं, वो उससे बिल्कुल अलग है। तो जब वो शहीद हो जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार को उसकी फिक्र नहीं। यह एक बड़ी चीज है, और यह एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है कि एक 75 साल का व्यक्ति तो तीसरा टर्म मांग रहा है, लेकिन वो 21 साल का नौजवान, उसे हम 4 साल में रिटायर कर देते हैं। ये तो अन्याय है। तो उस अन्याय पर लोग बात कर रहे हैं, और जब यह स्थिति होती है तो स्वाभाविक सी बात। अब ब्रजेश पाठक
के पास में डिप्टी सीएम जरूर है, लेकिन उनके पास में ताकत डिप्टी सीएम की नहीं। उनको स्वास्थ्य महकमा दिया है, तो स्वास्थ्य महकमे की भी स्थिति यह है कि उसमें भी उनकी नहीं चल पा रही। उसमें भी वो जैसे चाहते हैं कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हो जाएं, जिस तरह से लोगों को किया जाए, मौका दिया जाए, सेवा हो और वो संदेश जाए, उसका लाभ पार्टी को हो, तो वो नहीं होता है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति ये है, वो खुद विधानसभा चुनाव भी हार जाते हैं, लोकसभा भी हार जाते हैं, सबके बावजूद उन्हें कहा जाता है कि आप तो हमारी कृपा से हैं, आप तो एमएलसी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी समस्या ये है, और वो पिछड़ों के नेता होने की बात करते हैं, लेकिन पिछड़े उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करते। और यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हैं, उन पर हमला बोलते हैं, वो अमित शाह के खेमे में जाके खड़े होते हैं। इस संदेश से गलत जाता है। उसी का नतीजा है, मुख्यमंत्री कहते हैं ये खुद अपनी सीट नहीं जीत सकते, किसी दूसरे की क्या जिताएंगे। तो ये सारी चीजें खड़ी। इसके बाद में कई और मंत्री हैं जो मंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं। कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह राजू, वो मानते हैं कि उन्हें हरवाया गया है, वो हारे नहीं है सामान्य, और उनको हरवाने की पूरी साजिश रची गई थी। उनका बेटा मंत्री जरूर है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं, अख्तियार नहीं, कहने भर को राज्य मंत्री है। तो इस तरह की स्थिति है, और लोध समुदाय को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, जबकि वो सदैव से भाजपा के साथ रहा है। यह भी एक गुस्सा है। इसके बाद जिस तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, अपने ही मंत्रियों को कमजोर किया जा रहा है, विधायकों को कमजोर किया जा रहा है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। उन सवालों के कारण, उन सवालों को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के पास जाते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, बताते हैं, लेकिन ये सब कहने और सुनने से कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो एक बताई गई हैं कमियां, उनका कारण खुद में नरेंद्र मोदी है। तो यही सवाल उठाते हैं योगी आदित्यनाथ कि आप हमें दोष दे रहे हो कि हम सीएम हैं और ऐसा हुआ है, लेकिन वास्तव में इसके लिए तो दोषी प्रधानमंत्री हैं, और यह बात वो अपने संबोधन में कह देते हैं। तो जिस तरीके से अति आत्मविश्वास की वो बात कहते हैं, वो इसी आधार पे कहते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए समस्या ये है कि वो कैसे जस्टिफाई करें। उत्तर प्रदेश में वो आज प्रवेश करने से डर रहे हैं, और वहीं विपक्षी दल आज पूरा लवरेज है सफलता के साथ, और वो उस ढंग से कर रहे हैं, वो अगले चुनाव के लिए अब सोच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी बुरी स्थिति में क्यों, और इसे कैसे निकाला जाए? जब इस पर बात होती है तो उसमें आदित्यनाथ का हट है और नरेंद्र मोदी का मनमानी। दोनों हट और मनमानी मिलकर के समस्या किसके लिए पैदा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। युवाओं को रोजगार नहीं है, 5 किलो अनाज पे लोग जिंदा है, और स्थिति यह है महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है, घर में घुस के कब किसको गोली मार दी जाएगी पता नहीं है, अपराध चरम पर है, पुलिस खुद इन्वॉल्व है, और कथित हिंदूवादी नफरत फैलाने में लगे हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं। सरकारी मशीनरी इस पर काम नहीं करती कि लोगों के वेलफेयर पे काम करे, वो नफरत फैलाने पे काम करती है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर उस पे काम करते हैं। हमने मुजफ्फरनगर में देखा ही था, ऑर्डर जारी हुआ था कि दुकान पर पहली बात तो आप जो रखिए बोर्ड वोर्ड लगाइए अपने नाम के, और उसमें लिखिए सारी चीज, आपके यहाँ कौन कौन है, ये कोई मुसलमान नौकर है या और है तो उनका जरूर जिक्र कीजिए।
और इस चक्कर में कहा गया कई दुकानदारों से मुसलमानों को नौकरी से निकलवा दिया गया। और जब ये सब हुआ तो आरएलडी जो राष्ट्रीय लोकदल है और जेडीयू, उन दोनों ने अपनी जो सहयोगी पार्टी है, मुख्य पार्टी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह से राजनीति तो नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 15 में इसको प्रतिबंधित किया गया। फिर इस तरह की राजनीति करके आप करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि यदि ये लोग नहीं खड़े होंगे तो इनके वोटर्स में से मुस्लिम वोटर्स की भी संख्या है, दूसरे और भी धर्म की है जो अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यकों से नफरत दर्शाते हैं इनके नेता। शुभेंदु अधिकारी को हम देख चुके हैं जो कह चुके हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा ही भंग कर देना चाहिए। हमने अभी देखा कि किस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा नफरत की बात करते हैं, झूठे तथ्यों पे बात करते हैं कि 1951 में 12% मुसलमान था, अब 40% हो गया, जबकि सच्चाई यह है कि तब भी 25% था। तो ऐसी स्थिति में झूठ बोलते हैं और फिर नफरत को आगे बढ़ाने के लिए कानून लेके आते हैं। जो 1938 में कानून बना हुआ था, अच्छे से चल रहा था, उसे बदलकर और कड़ा करने का काम करते हैं। फिर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है और लोगों को कपड़े से पहचानने और सारी चीजें वो तो अब धरी रह गई। अब स्थिति है, मुजफ्फरनगर ने आर्डर जारी किया था तो अब शामली ने भी जारी कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और मायावती ने भी ट्वीट किया, लेकिन इसकी लड़ाई तो जमीन पर हो रही। पसमानदा मुसलमानों की बात, गरीब मुसलमानों की बात करती थी भाजपा, इससे तो सबसे ज्यादा मरने वाले हैं तो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि वही उनमें काम करके वेटर का काम और दूसरे काम करके अपना घर चलाते थे। तो आज उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो निश्चित रूप से खतरा उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें अब जहर बन गई। उत्तराखंड ने भी इसी पर काम शुरू कर दिया। उसने भी अपने यहां कहा कि हाँ इस तरह से बोर्ड लगाई और धीरे धीरे ये फैल जाएगा। ये साजिश बना के रखा गया है। ये नफरत कहीं ना कहीं उन लिबरल लोगों में गुस्सा देती है जो न मुस्लिम होते हुए भी इस बात को लेकर रखते हैं कि देश सबका है और सबके साथ रहना चाहिए। अब गिरिराज सिंह ने कह दिया कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को चला जाना चाहिए था, उन्हें रोकना नहीं चाहिए था, एक गलती हुई तो अब हम इस गलती को सुधारेंगे, यानी आप मुसलमानों को यहां से खदेड़ेंगे। तो कैसे खदेड़ेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? ये सारी चीजें उस नफरत को पनपाती हैं जो नफरत उनके अंदर दबी हुई, और इसका नतीजा होता है कि तमाम बड़ा वोट बैंक फिसलता है। इसीलिए आरएलडी और जेडीयू ने विरोध कर दिया है। आज यह विरोध कर दिया है, कल देश के लिए भी खतरा है, मोदी के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। ये जेडीयू और आरएलडी दोनों अलग थलग पड़े और उधर कहीं टीडीपी ने हाथ मिला लिया तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी का बचना मुश्किल। तो इसलिए सारे खेल हो रहे हैं कि इतनी नफरत पनपा दो कि लोग मुद्दे पे बात ही नहीं कर पाए, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुलने ना पाए, और खुल जाए तो ताला डाल दिया जाए और आगे खोलने की कोशिश करें तो एफआईआर दर्ज कर ली जाए। तो अब यही काम शुरू हो चुका है और यही हो रहा है। इसलिए सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कभी भी सरकार पलटी ले सकती है, और यदि वहां पलटी लेती है तो देश की भी सरकार पलट सकती है, यानी नरेंद्र मोदी भी पलट सकते हैं। जय